Hello everyone, nice morning to all my dear friends. In the last video, we discussed the part of sentence and formation of sentence. My dear friends, last video में हम लोग sentence कैसे बनता है, उसके बनने के क्या शर्त होते हैं और उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ हम लोग उस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझे थे कि सब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। और आज इस बेसिक इंग्लिश पार्ट 2 में हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड हियर आज हम आप लोगों के बारे में वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग इस स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किए थे कि एक सेंटेंस को सही तरीके से बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग प्रॉपर ऑर्डर भी कहते हैं और जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स आता है। इन द लास्ट वीडियो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हियर वर्ब को कैसे पहचानेंगे? वर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्ब के चैप्टर में करेंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से वर्ब के बारे में हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी कि एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वर्ब्स के बारे में जिससे कि हम लोग सेंटेंस बनाने में हम लोग को सुविधा हो सके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब मुख्य रूप से हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो हमारे किसी भी प्रकार की क्रिया से संबंधित हो, दैट मीन्स एक्शन से संबंधित हो। वर्ब्स को मूल रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। एक्सुलरी वर्ब का जो काम होता है सेंटेंस में, वो सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वैसे वर्ब जो सेंटेंस को पूरा अर्थ देने के लिए मेन वर्ब की सहायता करता हो या सेंटेंस को हेल्प करता हो, वैसे वर्ब्स को एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसलिए इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग मतलब हेल्प करने वाला वर्ब। और मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब दैट मीन्स वैसे वर्ब जिसको करने के लिए हमें शरीर का प्रयोग करना पड़ता है, यूज ऑफ बॉडी की आवश्यकता होती है, राइट। सो हियर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है एक्सुलरी वर्ब्स का, इज, एम, आर, कैन, कुड, etc। बहुत सारे एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं और यहाँ भी मेन वर्ब का कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है, गो, कम, ईट, थिंक। और ये सारे एक्शंस, ये सारे वर्ब्स यूज ऑफ बॉडी दिखाते हैं कि हमें जाने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ता है, आने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ता है, खाने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ता है, सोचने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ता है। दुनिया में किसी भी तरह का काम हो उसको करने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं, इसलिए इसको मेन वर्ब और एक्शन वर्ब कहा गया है। आप इस सेंटेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, दे आर लाफिंग एट मी। इस सेंटेंस में आर का काम है लाफिंग को हेल्प करना। चूंकि जब तक आर आएगा नहीं तब तक यह सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। दे लाफिंग एट मी ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता है, इसलिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए
आर का प्रयोग किया गया है, जिसका मीनिंग निकलता है वे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। यदि आर न हो तो वे लोग मुझ पर हंस रहे हैं अर्थ निकलेगा नहीं, और किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकल सकता है, सेंटेंस ऑर्डर में नहीं होगा। आप सेकंड एग्जांपल देखिए, सी नोज वन ऑफ यू, सी नोज वन ऑफ यू, वह तुम में से एक को जानती है। यहां पर सी का बॉडी यूज दिखाया जा रहा है, तो यहां पर दोनों ही क्या है, ये भी वर्ब है और ये दोनों वर्ब हैं। तो इस प्रकार से हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें यदि किसी तरह का क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का एक सही समाधान दिया जा सके। यहां तक हम लोग देखें कि वर्ब होता क्या है और वो कितनी प्रकार का, कितने उसके मुख्य रूप होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, है ना। एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लोग मोडाल्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है, इसका प्रयोग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। वैसे एक्सिलरी वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस पर आधारित हो, यानी कहने का मतलब हुआ जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता हो और टेंस के अनुसार प्रयोग होता हो। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बेस्ड ऑन अ स्पेशल कंडीशन, जिसका प्रयोग सेंटेंस में किसी विशेष स्थिति में आता हो, अर्थात जो सब्जेक्ट और टेंस से संबंधित नहीं होता हो। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में जो भी वर्ड्स आएंगे, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज रेडी नाउ। इस सेंटेंस में इज का प्रयोग का दो कंडीशन है, एक सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार, और दूसरा नाउ टेंस के अनुसार, टाइम के अनुसार। ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल देखें, सी कैन स्पीक फास्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सी के साथ भी कैन और आई के साथ भी कैन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। सी के साथ भी कैन और आई के साथ भी कैन, यानी कि इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। इसका प्रयोग तब होगा जब किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता और क्षमता दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से कई मॉडल वर्ब्स हैं और सभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का एक स्पेशल कंडीशन है, एक विशेष शर्त है, और उसी शर्त के अनुसार मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसको न सब्जेक्ट से मतलब और न टेंस से मतलब है। जबकि
सीख के अनुसार यहां बीज लगा और नाव के अनुसार बीज लगा। अब देखिए, दे वर हैप्पी यस्टरडे। तो यहां पे देखिए कि वर का प्रयोग दे के अनुसार किया गया और यस्टरडे के अनुसार किया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस पे आधारित होता है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयोग होता है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसका प्रयोग सेंटेंस में किसी विशेष स्थिति के आधार पर होता है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे भली भांति कि एक्सिलरी वर्ब्स के जो दो प्रकार हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, एक्सिलरी वर्ब के बारे में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक सीखेंगे। यहाँ पे बताना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट है, और जब तक हम वर्ब सीखेंगे नहीं तो सेंटेंस का पहिया आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, खास करके हमें इस बात को समझने के लिए कि कैसे हम वर्ब को पहचान सकते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, राइट। एंड नाउ, and regarding these points, if you have any questions, you can write your questions, problems, dots in the comment box so that I can solve your problems. And now हम लोग अब मेन वर्ब के बारे में समझते हैं। अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में समझते हैं। मेन वर्ब जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। एंड मेन वर्ब और एक्शन वर्ब फंक्शन के आधार पर, बॉडी के फंक्शन के आधार पर, है ना, बॉडी के फंक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल। फिजिकल जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट के द्वारा होता है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और मेंटल ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ध्यान देंगे, ये जो दो हम आपको प्रकार दिखा रहे हैं ये बॉडी के फंक्शन के आधार पर है ना। ये फंक्शन ऑफ एक्शन, फंक्शन ऑफ एक्शन के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। एक फिजिकल एक्शन जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा होता है, शरीर के बाहरी हिस्सा द्वारा होता है, और दूसरा मेंटल एक्शन, मेंटल वर्ब जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के द्वारा होता है। एक्सटर्नल पार्ट के बारे में देखा जाए वर्ड्स को तो टेक, रीड, प्ले, etc। ये बॉडी की ये जो क्रियाएं हैं ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट के द्वारा होता है, जिसे हम होते हुए देख सकते हैं। एंड यदि हम इंटरनल एक्शन की बात करें, फील, थिंक, नो, etc। ये सारी क्रियाएं बॉडी के इंटरनल पार्ट के द्वारा होता है, शरीर के आंतरिक हिस्सा के द्वारा होता है, जिसे हम होते हुए
नहीं देख सकते हैं। एंड ये दोनों क्रियाएं, चाहे फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो, सेंटेंस में यूज के आधार पर, है ना, सेंटेंस में यूज के आधार पर, है ना, सेंटेंस में यूज के आधार पर यूज ऑफ एमवी, शॉर्ट में एमवी लिखा गया है ना, इसके आधार पर इसके 5 रूप होते हैं, जिसको हम लोग V1 कहते हैं, V2 कहते हैं, V3 कहते हैं, V4 कहते हैं और V5 कहते हैं। 1 2 3 4 5 सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गो V1, वेंट V2, गोन V3, गोइंग V4 एंड गोज V5। तो सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वर्ब के 5 रूप होते हैं और वर्ब के बॉडी के फंक्शन के आधार पर वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। ये इसलिए आपको बताया गया ताकि आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि वर्ब का फंक्शन क्या है ना। तो जब हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे वर्ब को, तो V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में इसका प्रयोग होगा, जो सेंटेंस की आवश्यकता के अनुसार सेंटेंस में प्रयोग होता है। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से, और यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चंस या कोई डॉट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपने डॉट्स और क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब एक और महत्वपूर्ण बात वर्ब से संबंधित, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसको समझना है आप लोगों को। कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, जिसमें इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लग करके होता है। सेकेंड और थर्ड दोनों सेम डी और ईडी, जैसे प्लेड, है ना, प्ले का प्लेड और प्लेड, ये रेगुलर वर्ब में आते हैं। यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में डी और ई लगता है उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है और माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। और कुछ वर्ब्स इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है, डिफरेंट यानी कि विदाउट डी और ईडी, विदाउट डी और ईडी। जैसे आप स्पीक का देखिए, V2 में इसका स्पोक होता है और V3 में इसका स्पोकन होता है ना, क्लियर।
तो इस प्रकार के वर्ब को इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। सो वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर वर्ब के भी दो रूप होते हैं। थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर रेगुलर वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी लग के बनता है, यहां देखिए प्लेड प्लेड, और इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स जो बिना डी और ईडी का होता है यानी कि डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे स्पीक का स्पोक और स्पोकन लिखा हुआ है। सो इस प्रकार से भाव के जो एक सामान्य इंफॉर्मेशन है, जो एक सिंपल इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसके माध्यम से दिया। यदि इसमें किसी तरह कोई त्रुटि हो, कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। वर्ब सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट सेक्शन है। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट मीन्स हम हिंदी में कह सकते हैं इसको कर्म, है ना। समझना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसा शब्द जिस पर कर्ता के क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। द वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब के बाद होगा। जैसे आप देखिए दे अर्न मनी, वे लोग पैसा कमाते हैं। दे अर्न मनी, दे सब्जेक्ट है और इस क्रिया का प्रभाव मनी पे पड़ रहा है। मनी ऑब्जेक्ट हो गया। ही नोज यू, सब्जेक्ट है ही और इस क्रिया का प्रभाव यू पे पड़ रहा है, इसलिए यू हो गया ऑब्जेक्ट। कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आप अर्न देखिए, ये क्या है, मेन वर्ब है। नोज क्या है, मेन वर्ब है। तो ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो मेन वर्ब के बाद आएगा। कोई जरूरी है नहीं कि ऑब्जेक्ट आए ही, लेकिन जब भी आएगा तो मेन वर्ब के बाद आएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, एक और महत्वपूर्ण बात ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग डीओ से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग आईओ से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आने वाला वर्ड जब भी होगा तो थिंग होगा, और जो व्हाट का जवाब देगा, क्या का जवाब देगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आने वाला वर्ड जब भी होगा तो पर्सन होगा, और जो हुम का जवाब देगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए,
रवि teaches physics here. रवि टीचेस फिजिक्स हियर। रवि यहाँ फिजिक्स पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? फिजिक्स पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए टीचर्स के बाद फिजिक्स क्या आ रहा है? थिंग आ रहा है और ये व्हाट का जवाब भी दे रहा है। क्या पढ़ाता है? तो फिजिक्स पढ़ाता है। We don't like you. हम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। किसे? देखिए पर्सन आ रहा है और whom का जवाब दे रहा है। किसे का जवाब दे रहा है? तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं। उसके दो रूप होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग आता है जो व्हाट का जवाब देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए रवि टीचेस फिजिक्स हियर। रवि यहाँ फिजिक्स पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है? फिजिक्स पढ़ाता है। थिंग है, व्हाट का जवाब दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी डोंट लाइक यू, हम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। किसे पसंद नहीं करते हैं? तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। पर्सन है, होम का जवाब दे रहा है, इसलिए हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू सेक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट स्ट्रक्चर, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी दी गई एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट और वर्ब ये समझ में आया होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भी पार्ट्स है इसको समझना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आप सही वर्ड्स को सही प्लेस पर रख नहीं पाएंगे और जब तक सही वर्ड्स को सही प्लेस पर नहीं रखेंगे तब तक सही सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। सो एनी हाउ, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमें इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। एंड रिगार्डिंग एनी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड द लास्ट वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, absolutely you can send your questions, your doubts, you can write in the comment box and we will try my best to give your solution. So आज के लिए बस इतना ही and we will meet you in the next video class with next topic and have a nice day. All the best.